इस वीडियो में मैं पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में कुल मिला करके मैंने ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे 2 पार्ट में मैंने 50 + 50 ये पार्ट 1 में और ये पार्ट 2 में 2 पार्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर दिया है। अब आते हैं, अब समझते हैं ये बाकी जो 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। 2 नंबर के प्रश्न जो होंगे 30 प्रश्न, 30 प्रश्नों में से कोई 15 ही प्रश्न को हल करना है, 30 को नहीं करना है। लेकिन मैं पूरे 30 प्रश्नों को एक एक वीडियो में करके बताऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव हो गया है ये 100 नंबर वाला। अब आते हैं 30 जो प्रश्न है अति लघु उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न का नंबर मिलेगा आपको 2 नंबर का। इसमें से मैं 7 या 8 प्रश्नों को इस वीडियो में हल करके आपको बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जो 30 प्रश्न है, उस 30 प्रश्नों में से पहले जो 7 या 8 प्रश्न होंगे उनको हल करके हम देखते हैं। ये ग्रुप सेक्शन बी खंड ब से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 30 तक है, ये 1 से लेकर 30 तक है। इन्हीं प्रश्नों में से 6 या 7 या 8 प्रश्नों को हल करेंगे हम। प्रश्नों को देख लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां, और ये 8वां प्रश्न है। प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड ने खुद जारी किया है। 2023 वार्षिक परीक्षा जो फरवरी में होने वाली है उसके लिए प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर जारी किया हुआ है। उस प्रश्न पत्र को मैंने 2 वीडियो में, प्रश्न पत्र में से 2 वीडियो में, पहले पार्ट 1 में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया था। दूसरे पार्ट में मैंने शेष जो बच गए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 50 तो उसको मैंने हल किया। और आज पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं जो 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका प्रत्येक मूल्य होगा 2 नंबर का, उसमें से कोई आपको 15 ही करना है। उस 30 प्रश्न को मैं हल करके एक के बाद एक वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आज पार्ट 3 लेकर के आया हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। जिसका पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौसा तथा लॉस HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो इसका 126 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 126 को ऐसे हम कटा लेंगे, 2 से 2 × 12, 2 × 3 = 6, 21 × 3 = 63, 60। इसको हम लिख लेंगे 2 × 3 का पावर 2 7। 2 है, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 लिख दिए, और 7 एक बार है 7 लिख दिए। अब 156 का 2 से करेंगे, 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39। फिर हम लिख सकते हैं 156 को 2 का पावर 2 × 3 × 13। अब इसका हमको मौसा तथा लौसा ज्ञात करना है। तो इसका प्रोसेस है मौसा HCF, इसको हमको निकालना है। तो दोनों में जो कॉमन होगा मिलेगा, और उसमें जो कम पावर का होगा वही इसका मौसा होगा। तो दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 2 तो मिल रहा है, लेकिन इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। तो हम कौन लिखेंगे मौसा के लिए? कम पावर वाला। और दोनों में मिल रहा है और इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका मौसा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। जो दोनों में है, मिल रहा है और कम पावर वाला, वही इसका मौसा हो जाएगा 6।
अब हम इसका लॉसा निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो दोनों में मिल रहा है बड़ा पावर, ये दोनों में मिल रहा है लेकिन पावर इसका ज्यादा है, और जो मिलता है या नहीं मिलता है उसको भी हम लिखते हैं। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 3 3 का 9 और 13 सत्ते 91, 4 9 36, 91 में हम 36 से गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 9 54, 3 एकम 3, 3 9 27, 6 4 3 7 7 5 12 2 1 3276, 3276। ये जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो गया 6। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। एक भाग विधि भी होता है तो उस पर नहीं जाना है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ये है अति लघुत्तरीय का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है कि एक बहुपद दिया हुआ है तो P3 तथा P-3 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रश्न लिख लेंगे, Px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इसमें x के जगह पर एक बार 3 भरना है, 3 भरना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमको 3 रख देना है, इसको हल कर देना है। हल कर देंगे तो 2, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 और 5, तो 9 दूना 18 प्लस 9 माइनस 5, तो 18 9 27, 27 में से 5 गया 22। ये हो गया किसका मान? P3 का। अब हमको निकालना है P-3 का मान निकालना है। फिर 2x स्क्वायर है तो इसके हम जगह पर -3 भर देंगे और 3 गुणे -3 -5, ये है 2। -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में गुणा करेंगे 9 5, 9 दूना 18 माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। 18 में से 14 गया 4। इस प्रकार इसका हल हो गया। P3 का मान हो गया 22 और P-3 का मान हो गया 4। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। यह है तीसरा प्रश्न। प्रश्न यह है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः √2 एवं 1/3 दिया हुआ है। तो शून्यांकों का योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये दिया हुआ है तो ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें हम मान भर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। आंसर इतना भी हो जाएगा, गलत नहीं है। लेकिन अगर इसको नीचे नहीं रखना है तो 3 से इन दोनों में गुणा करके 3 को हटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, 3√2x, 3 से इसमें गुणा हो गया, 3 से इसमें गुणा हो गया, बाकी 3 हट जाएगा। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया। आंसर इतना भी सही है, ये भी आंसर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये है चौथा प्रश्न। प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट, इसका एक और नाम है विविक्त कर, ज्ञात करना है। डी
केवल विवेचक ही ज्ञात करना है, प्रश्न को समझना है, उसके बाद बनाना है। कितना लड़के क्या करेंगे कि डी निकाल के एक्स भी निकाल देंगे। तो मूल पूछेगा कि मूल ज्ञात करें, चाहे इसको हल करें, तो हम एक्स का मान निकालेंगे। अगर नहीं कहता है, केवल विवेचक कह रहा है, तो डी निकाल के बस छोड़ देंगे, उतना ही। ये प्रश्न हो गया 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। ए का मान हो गया 3√3, बी हो गया 10, सी हो गया √3। अगर इसमें माइनस रहता तो माइनस लगाते, माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ए बी सी हो गया, इसलिए डी। विवेचक को डी से सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनांट होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a सी। बी के जगह हम भर देंगे 10 का स्क्वायर, 4a है 3√3 और सी है √3। 10 का स्क्वायर 100, 4 3 12 और √3 गुणा होगा 3, 100 12 3 36, 100 में से 36 जाएगा 64। इस प्रकार इसका विवेचक डी का मान हो गया 64। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये है 5वां प्रश्न। प्रश्न है कि दिखाएं कि x बराबर -3 द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का एक हल है। तो प्रश्न जो है उसको लिख देंगे, x के जगह पर जो मान दिया है भर देंगे, भरने के बाद हल करेंगे। हल करने के पश्चात यदि उसका आंसर 0 आ रहा है तो हल है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका एक हल नहीं है। एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 ये हो गया समीकरण। इसमें हम x की जगह पर -3 भरेंगे, 0 आ जाएगा तो हल है, नहीं आएगा तो नहीं है। इसके जगह पर हमको भरना है, ये हो गया px बराबर मान लिए, अब -3 रखना है। x के जगह पर -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 18 9 9 कितना हो गया 18 और ये -18, प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं। 18 का अगर माइनस है तो आगे माइनस रहेगा, 18 में से 18 घटेगा 0। जब 0 आ गया तो इसका एक हल है, इसलिए x बराबर -3 इसका एक हल है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। 0 आएगा तभी हाँ होगा, 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जब भी प्रकृति की बात आएगी, उस इक्वेशन का नेचर पूछेगा, प्रकृति पूछेगा, तो हम डी निकालेंगे, उसका विवेचक निकालेंगे। और जैसे ही विवेचक निकालेंगे, अगर विवेचक 0 आता है तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और समान। अगर विवेचक का मान डी का मान माइनस में आता है, कितना हुआ है माइनस में, तो मूलों की प्रकृति होगी अवास्तविक, माने वास्तविक नहीं होगी, उसका हल नहीं होगा। अगर डी निकालते हैं, डी का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, पॉजिटिव आए, धनात्मक संख्या आए, तो मूल क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे। तो आइए डी निकाल के हम चेक कर लेते हैं। (2x² - 6x + 3 = 0) a बराबर है 2, b बराबर है -6, c बराबर है 3। हमको निकालना है डी। डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। b के जगह पर भर देते हैं -100 का स्क्वायर, -4a है 2, c है 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 8 = 24, 36 में से 24 गया 12। तो डी का माना गया 12, पूरा 12 आया है, निगेटिव नहीं आया है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो हमने बताया कि डी का मान बड़ा है 0 से, अतः
मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। यही आंसर हो गया, यही मूलों की प्रकृति होती है। सातवां प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कितने नंबर पर ये जो पद आएगा -47 आएगा, n निकालना है। तो n निकालने के लिए ये हो गया 18 जो हो गया, a का मान हो गया प्रथम पद। d इसका हम निकालेंगे तो 15.5 में से हम 18 जब घटाएंगे तो -2.5 आएगा, यानी कि -5/2। और ये जो है लास्ट पद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से n बराबर -47। ये कौन सा पद आएगा, तो nवां पद जो है -47 है। nवां पद मान लिया है, n का वैल्यू, n का मान नहीं पता है, वही निकालना है। n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला ये है, इक्वल टू -47। a के जगह पर हम भर देंगे 18, n नहीं पता है, d के जगह पर भर देंगे -5/2, -47। n-1 गुणे -5/2 -47, अब प्लस 18 आएगा, -18 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -65। तो n-1 बराबर -65, कि जो 5/2 है इधर आके हो जाएगा 2/-5, माइनस कट जाएगा, 13×5 = 65। n-1 बराबर 13 दूना 26, n बराबर 26 + 1 27। तो इस प्रकार ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका 27वां पद जो है -47 होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये है आज के वीडियो का 8वां और अंतिम प्रश्न। प्रश्न है कि k का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, जिसके लिए मूल वास्तविक हो। तो सबसे पहले समझना है कि मूल वास्तविक किन परिस्थितियों में होगा। तो जब d का मान, यानी विवेचक जो है d, उसका मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होगा, या 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक होगा। दो परिस्थितियों में वास्तविक होगा। 2x² - 10x + k बराबर 0, इसलिए कंडीशन लिख देते हैं, वास्तविक मूल के लिए t का जो मान है वो बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है 0 के। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। तो b के जगह पर हम भर देते हैं -10, 4, a का मान है 2, c का मान है k, 10 का स्क्वायर 100, 8k -8k, ये 100 आएगा तो -100 हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए k स्मॉलर देन इक्वल टू 100/8 कट जाएगा। इसलिए k हो जाएगा, काट देंगे तो 25 × 100, 4 दूना 8, k का जो मान है ये 25/2 हो जाएगा। इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने कुल 8 लघु और तुरीय प्रश्नों को हल किया है, जिसका प्रत्येक का मान है 2 नंबर का, यानी कि 8 दूना 16 नंबर के प्रश्नों को मैंने हल किया है। आप लोग देखते रहिए। इस लघु तुरीय में कुल 30 प्रश्न हैं। बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं 22, उसको 2 या 3 वीडियो में मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा।